Now, after the relation of mass and volume, we want to have the relation between mass and number. तो मास और नंबर में रिलेशन लेने के लिए अब हमारे पास वो लिमिटेशन नहीं रही कि ये सब गैस के लिए ही एप्लीकेबल है, कुछ भी हो सकता है। आई शुड चेंज द, मान लीजिए यहाँ पे मैंने सोडियम क्लोराइड ले लिया, इसको चेंज कर देता हूँ। शुगर ग्लूकोज ले लिया C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज ले लिया। यहाँ पे मैं वाटर ले लेता हूँ, लिक्विड सॉलिड कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो जब नंबर के साथ हमारा रिलेशन हमें लेना है, मास और नंबर में रिलेशन लेना है, तो फिर गैसियस सब्सटेंस ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ गैस ले लिया है मैंने, कुछ सॉलिड ले लिया है, कोई लिक्विड ले लिया है। एक और लिक्विड ले लेते हैं, मान लीजिए हमने बेंजीन ले लिया, C6H6 बेंजीन लिक्विड है। तो अब हम लोग यहाँ पे मास और नंबर का रिलेशन देखना चाहते हैं। तो अभी हमें पता था मास मोल से रिलेटेड है, नंबर मोल से रिलेटेड है, तो इसलिए ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर कैलकुलेट करना है। तो वी कैन फाइंड कि नंबर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, ये हमारे पास सिंपल सा रिलेशन आ गया बिटवीन नंबर एंड मास। तो अब इस क्वेश्चन में फिर से मैंने मास सबके इक्वल ले लिए हैं, सब्सटेंसेस चेंज कर दिए हैं, लेकिन मास मैंने इक्वल ले लिए हैं। क्वेश्चन में मास इक्वल होंगे जरूरी नहीं है, आपको पता है, डिपेंडिंग अपॉन डाटा हम लोग अकॉर्डिंगली अपनी कैलकुलेशंस को मॉडिफाई कर लेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की अगर बात करें, हमें नंबर कैलकुलेट करना है। तो नंबर कैलकुलेट करने के लिए मास, एवोगाड्रो नंबर और मॉलिक्यूलर मास, तीन डाटा रिक्वायर्ड है। मास मैंने यहाँ पे सबका इक्वल ले लिया है, एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट ही है, वो सबके लिए इक्वल ही होगा। इसका मतलब नंबर और मॉलिक्यूलर मास कैसे रिलेटेड होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इनवर्सली रिलेटेड होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसी में होंगे जिसमें मोल्स मिनिमम होंगे, सॉरी मोल्स मैक्सिमम होंगे, क्योंकि मोल्स मैक्सिमम होंगे तभी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होगा, और मोल्स मैक्सिमम तभी होंगे जब उसमें मॉलिक्यूलर मास जिसका मिनिमम होगा, क्योंकि मास मैंने सबका इक्वल ले लिया है इस क्वेश्चन में, है ना। तो मास इक्वल है, एवोगाड्रो नंबर सबके लिए सेम है, तो मॉलिक्यूलर मास और नंबर आपस में इनवर्सली रिलेटेड हो गए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास फिर से कार्बन का 44 है, ये वैल्यू आपको पता है। सोडियम क्लोराइड 58.5, ग्लूकोज 180, वाटर 18, बेंजीन 78 और अमोनिया 17। ये सबके मॉलिक्यूलर मासेस आ गए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबके मॉलिक्यूलर मासेस हमने यहाँ पे नोट कर लिए, याद है हमें, याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं है, मॉलिक्यूलर मास स्टैंडर्ड वैल्यू है तो उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, वो हम लोग प्रैक्टिस से अपनी बना लें, क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम भी जाता है और एरर होने की पॉसिबिलिटीज भी हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या देखना है कि किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है उसका नंबर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबके मासेस इक्वल ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे कम मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे अमोनिया का है। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, इसलिए अमोनिया के मोल्स सबसे ज्यादा होंगे विद द गिवन वेट, सबका वेट यहाँ पे इक्वल है, और मोल्स सबसे ज्यादा होंगे तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे अमोनिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम लोग यहाँ पे, सॉरी, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 है, 14 नहीं है, तो 17 ग्राम अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास। तो 10/17, 10/18, 10/78, 10/180, 10/58.5, 10/44। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अमोनिया के मोल सबसे ज्यादा होंगे, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे।
यहीं पे सबसे कम पूछ रहा होता है, तो सबसे कम के लिए मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा जिसका है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, तो ग्लूकोज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कम होंगे क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम होंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग नंबर और मास को रिलेट कर सकते हैं आपस में कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर होंगे। मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पूछा है, ये ध्यान रखेंगे, वी आर डिस्कसिंग फॉर मॉलिक्यूल्स। यहीं पे नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा होता, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा होता, प्रोटॉन्स की बात कर रहा होता, तो हमारा ये जो कैलकुलेशन है ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में अपनी वैल्यूज प्लेस करनी पड़ेंगी। फिलहाल यहाँ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने थे, तो मॉलिक्यूल्स हमने सिंपली कैलकुलेट कर दिए कि मॉलिक्यूलर मास जिसका सबसे कम होगा उसमें मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे, या सबसे कम पूछ रहा होता तो मॉलिक्यूलर मास जिसका सबसे ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे कम होंगे। ओके, now in the next problem we want to calculate the number of atoms which will have maximum number of atoms। पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे थे, अब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहते हैं। सबके मासेस हमें दिए हुए हैं और मासेस से हमें नंबर कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम वही है, रिलेशन ऑफ मास एंड नंबर, लेकिन अब ये नंबर जो कैलकुलेट करना है ये मॉलिक्यूल्स का नहीं करना है, नंबर ऑफ एटम्स का करना है। तो थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन में चेंज हो गया है। चेंज क्या हो गया? रिलेशन पहले मास और नंबर का हमने वही लगा दिया क्योंकि दोनों के मोल्स इक्वल होंगे, तो इसलिए ये रिलेशन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब हम निकाल रहे हैं तो यही पुराना वाला रिलेशन है। अब हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए जिस भी मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं, हर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होंगे, तो जिस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उसको हम लोग उस नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, जैसे पहले भी किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, वाटर है तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, लाइकवाइज। तो जब हम उसे नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे कि पर मॉलिक्यूल में, हर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो निकाल ही रहे थे, मास इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इस वैल्यू में हर मॉलिक्यूल के कितने एटम्स हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स हैं, उससे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एटम्स हर एक केस का पता चल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमें 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो इसका मास हमें दिया है 10, तो वी कैन राइट 10 इनटू एवोगैड्रो नंबर को Na लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे 44 इनटू होल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो एक मॉलिक्यूल CO2 में 3 एटम्स प्रेजेंट है, 3 एटम्स आर देयर, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो इससे पहले हम लोग सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन कर रहे थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। अब नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं, तो हर एक केस में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होंगे, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 इन द केस ऑफ CO2। इन द केस ऑफ NaCl इट विल बी 10, मास मैंने सबका इक्वल लिया हुआ है, इनटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, because in NaCl we have only 2 constituting atoms. For the glucose, if we calculate, it will be 10 multiplied by Avogadro's number divided by its molecular mass 180 multiplied by, अब ग्लूकोज में देखें तो ग्लूकोज में there are 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन and 6 ऑक्सीजन एटम्स, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो 1 molecule of glucose has 24 atoms in total. So this will be multiplied by 24. Okay. In the water, if we want to calculate, it will be simply 10 into Na upon molecular mass of water, which is 18 multiplied by 3, because one water molecule has 3 atoms. In the benzene, it will come out to be 10 multiplied by Na divided by molecular mass of benzene 78 multiplied by 12. Okay.
and in the case of ammonia we will be calculating 10 multiplied by Avogadro number divided by molecular mass of ammonia which is 17 multiplied by 4. ठीक है ना? तो यहां पर इस तरह से we will be multiplying by the number of atoms present in each molecule. तो यहाँ पे हमने हर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट किया है, तब हमें टोटल एटम्स पता चलेंगे हर मॉलिक्यूल में कितने होंगे। और अब हर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हैं, सब में एक जैसे नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब हमें ये पता चलेगा कि किसमें नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा है। क्योंकि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहे थे तो हमने बिना कैलकुलेशन किए कर लिया था, क्योंकि वहां पे हमने कह दिया था मास इक्वल है, एवोगाड्रो नंबर सेम है, तो मॉलिक्यूलर मास से देख करके हमने पता लगा लिया था कि किसके मोल सबसे ज्यादा होंगे, किसके सबसे कम होंगे। लेकिन यहाँ पे मोल्स पता लगाने के बाद उसे एवोगाड्रो नंबर, उससे नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स, तो उससे मल्टीप्लाई करके तभी हमें पता चलेगा कि किसमें सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये सिंपल कैलकुलेशन हम लोग कर ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली हम लोग बता सकते हैं कि किसमें मैक्सिमम एटम्स होंगे या किसमें मिनिमम एटम्स होंगे, या ऑर्डर पूछेगा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग जो भी होगा अकॉर्डिंगली, बट वी हैव टू कैलकुलेट। यहाँ पे बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि डाटा अब इस तरीके का आ गया है कि हमें एटम्स बताने हैं और एटम्स का नंबर सब में अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी and we will get our answer. Okay, you will do this, you can solve the question. Good.